नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जो लिखी तो गई थी युद्ध के बारे में। द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्जू, लेकिन जिसका प्रयोग आज मैनेजमेंट स्टडीज़ में बहुत किया जाता है। ये पुस्तक लगभग 500 BC में चीन में लिखी गई थी और सुन त्जू जो थे वो उस समय एक मिलिट्री एडवाइज़र थे। एक किंगडम थी वू नाम की, उसके वो एडवाइज़र थे और उन्होंने ये एडवाइस देने के लिए पुस्तक लिखी। बड़ी अच्छी एक कहानी है इनके बारे में, पहले वो देख लें, हम फिर बात करें कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। उन्होंने ये पुस्तक लिखी, 13 अध्याय हैं इसमें, जो युद्ध के समय क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। राजा को सलाह दी गई है, जैसे बाद में 16वीं शताब्दी में हमने देखा कि मैकियावेली ने द प्रिंस में राजा को सलाह दी थी कि उसको कैसे शासन करना चाहिए, जो लोग हैं वो किस प्रकार के हैं उनको ध्यान में रखकर। इसमें सुन त्जू ने ये बताया है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए युद्ध को जीतने के लिए। इसके 13 चैप्टर्स लिखे हैं, छोटी सी किताब है, आप देख लीजिए, 100 पेज की करीब, छोटी सी। इस पुस्तक को लिखने के बाद राजा ने एक बार उसको बुलाया और कहा कि भाई मैंने तुम्हारी ये 13 अध्याय पढ़े हैं, वो बड़े अच्छे लगे मुझे। उस समय तक वो एडवाइज़र नहीं था, तो क्या तुम ये जो लिखा है इसको तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो? तो उसने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसने कहा करके बताओ, अगर तुम उसको क्रियान्वित कर सकते हो तो फिर मैं सोचूंगा इस किताब को अपने युद्ध के समय या उसके पहले कैसे क्रियान्वित किया जाए इसके बारे में। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने राजा को कहा, फिर उस राजा ने पूछा कि क्या इस महिलाओं पर भी ये लागू होता है? उसने कहा बिल्कुल लागू होता है। तो राजा ने अपने महल की 108 महिलाएं, आप जानते हैं राजाओं के बहुत सारी रानियां होती थी, तो 108 महिलाओं को उसने भेजा। राजा ऊपर महल में बैठ गया, नीचे मैदान में 108 महिलाएं भाला लेकर पहुंच गई। सुन त्जू ने उनको 2 भागों में विभक्त किया और 2 टीम बना ली, जो टीम सबके पास भाले थे। फिर उसने कहा कि मैं जो कुछ लिखा है उसमें से एक चैप्टर है उसको मैं इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। चैप्टर था कि किसी भी आज्ञा का जो हेड ऑफ द वॉर है, जैसे उस समय राजा है, उसका उसकी आज्ञा का पालन कैसे करवाया जाए। इसी को आप मैनेजमेंट में देखेंगे बाद में कि मैनेजमेंट में जो सबसे CEO होता है, उस CEO की बात को मैनेजमेंट कैसे सुने और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करे। तो 2 टीमें बना दी उसने, लाइन में खड़े हो गए। इसने कहा कि ड्रम बजाने शुरू करो युद्ध के, और इसने उससे पहले कहा ड्रम बजाने शुरू करने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ सारे लोग सुनो, कि मैं जब कहूँगा कि दाहिने देखो तो तुमको दाहिने हाथ की तरफ देखना है। जब मैं कहूँगा सामने देखो तो तुमको सामने देखना है। जब मैं कहूँगा बाएं देखो तो तुमको बाएं हाथ की तरफ देखना है। जब मैं कहूँगा पीछे मुड़ो तो तुमको पीछे मुड़ के देखना है। बहुत सरल बात बताई। फिर उसने कहा कि क्या आपको ये समझ में आ गई है जो मैंने कहा है? सारी स्त्रियां जो थी उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल समझ में आ गई हमको। उसके बाद उसने कहा ड्रम बजाओ। ड्रम बजा दिया युद्ध के। उसके बाद उसने ये बात कहा, अब युद्ध शुरू हो चुका है, अब मैं कमांड दे रहा हूँ आपको। राजा ऊपर से देख रहा था, महल के ऊपर से। उसने कमांड दी वापस से कि बाएं मुड़ो, तो सारी स्त्रियां हंसने लगी। तो उसने कहा कि भाई अगर आपका कमांडर जो बात कह रहा है अपने सैनिकों से, अगर वो स्पष्ट नहीं है तो उसकी गलती है कमांडर की, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे आप क्या कहना चाहते हो, बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, हो सकता है मेरी गलती हो, मैं सही ढंग से नहीं बोल पाया।
उसने कहा ठीक है, वापस से शुरू करते हैं। दूसरी बार फिर वो ड्रम बजाए गए। फिर उसने कहा कि इस बार कि दाएं तरफ देखो। फिर वो सारी महिलाएं हंसने लगी। उन्होंने सोचा ये मजाक कर रहा है। तो सुन त्जू ने कहा कि फिर स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि जब दूसरी बार अगर कमांडर कह रहा है और जो उसके अनुयायी हैं, जो सेकंड इन कमांड है, जो कि इन दोनों टीमों के नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर उसकी बात को नहीं मानते हैं तो इसका अर्थ ये कि वो दोनों जो इसकी बात को नहीं मानते हैं वो गलत हैं और उनको तत्काल टीम से हटा देना चाहिए। अब उस समय तो टीम्स के हटाने का मतलब था उनकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। तो उसने तुरंत कहा कि अब इसका मतलब यह है कि मैंने तो सही कहा, ये सही सुन रहे हैं, लेकिन ये उस बात का पालन नहीं कर रहे, इसलिए दे आर इनकॉम्पिटेंट, दे डोंट नो द सिविरिटी ऑफ द सिचुएशन, इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे। तो उसने कहा अपने उनको जो सैनिक थे कि इन दोनों की गर्दन उड़ा दो, जो आगे कैप्टन थे। ऊपर राजा ने देखा और सुना तो उसने तुरंत अपना मैसेंजर भेजा और उसने कहा ये क्या कर रहा है, गर्दन उड़ा रहा है। वो आए और उन्होंने कहा, मैसेंजर ने आके उसको कान में कहा कर भाई ये मत करो आप, राजा कह रहा है भाई गर्दन क्यों उड़ा रहे हो, हम तो सीखना चाह रहे थे और आप गर्दन ही उड़ा रहे हो। तो उसने तीसरी बात कही। ये तीनों बातें जो उसने कही ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में लागू होती है और उसकी किताब में तो है ही। उसने कहा कि ऐसा है कि जब राजा जो कमांडर है उसने अपनी कमांड दे दी है और उसका उद्देश्य है कि सेना को युद्ध जीतना है, तो जो सेकंड कमांडर है, जैसे जो मैं हूँ इस समय, वो परिस्थिति को देखकर फर्स्ट कमांडर जिसने मुझे आज्ञा दी उसकी बात का पालन अब नहीं करेगा, क्योंकि उसको रिजल्ट बताना है, उसकी बात का पालन करने से पुरस्कार नहीं लेना है। राजा ने कहा कि इनको अपनी नीतियों को लागू करके बताओ, मैं वो लागू करके बता रहा हूँ, मैं राजा की बात नहीं सुनूंगा। उसने दोनों गर्दन काट दी। राजा एकदम से घबराया, अरे कमाल कर दिया इसने तो। सुन त्जू ने फिर कहा मैसेंजर को कि ऊपर जाके राजा से कहो कि नीचे आकर अब गार्ड ऑफ ऑनर ले। अब ये टीम जो है, दोनों सैनिक जो बचे हैं, वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार है। राजा ने ऊपर से संदेश भिजवाया कर भाई मैं तो नीचे नहीं आऊँगा, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चलो ठीक है घर जाओ अब। तो उसने फिर एक बात कही। उसने कहा इसका अर्थ है कि राजा सिर्फ शब्दों में खेलता है, यथार्थ में खेलना नहीं चाहता। ये राजा बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा। कि सुनते ही राजा सन्न रह गया। तो राजा ने उसको बुलाया और उसको कहा कि ये कमांडर इन चीफ मेरी सेना का बन जाओ। ये बात है उसमें दिया गया है, ये किताब में लिखा है इसकी, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये 512 BC में उसको जनरल बना दिया किंग ऑफ वू ने, और तब से 496 BC तक उस राजा का राज चला। उससे पहले उसकी डेथ हो गई थी और राजा एक युद्ध में मारा गया। उसके बाद भी इस पुस्तक के आधार पर शासन चलता रहा, युद्ध होते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसके जो शासक बाद में आए वो सब इसको भूल गए और 473 BC में पूरा वो साम्राज्य था वो खत्म हो गया। ये स्टोरी है सुन त्जू की। सुन त्जू ये किताब 18वीं शताब्दी की शुरुआत में 1705 में फ्रेंच में ट्रांसलेट हुई पहली बार, और ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन इस किताब को अपने पास रखता था और उसने जो बहुत सारे युद्ध जीते वो इसी पुस्तक के आधार पर जीते थे। 1905 में इस पुस्तक का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ और बाद में तो इसकी बहुत सी प्रतियां बन गई, बहुत सी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। आज इसका महत्व यह है कि युद्ध में तो काम आता ही है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध होते हैं, जो मिलिट्री जनरल्स होते हैं, वो अपने पाठ्यक्रम में इसको बताते हैं, पढ़ाते हैं। ये 13 अध्याय बताए जाते हैं। लेकिन आज इसका एक दूसरा उपयोग जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो है
कि यह मैनेजमेंट में भी बताया जाता है। मैनेजमेंट स्टडीज में इस पुस्तक को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो व्यापार है, बिजनेस है, वो एक प्रकार का युद्ध है, और उसमें जो कंपनीज हैं जो उस बिजनेस में आधिपत्य जमाना चाहती है, वो सेनाएं हैं जो लड़ रही है। आज किसी का रक्तपात नहीं करना है, किसी का हत्या नहीं करनी है, लेकिन अपने विरोधी को तो हराना है, वर्चस्व स्थापित करना है। अगर आप अपने बिजनेस को वर्चस्व स्थापित नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। एक उपन्यास है शंकर, अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, बंगाली उपन्यासकार थे। उनकी एक किताब है सीमाबद्ध, जिस पर फिल्म भी बनी थी बंगाली में, हिंदी में तो शायद मेरे को पता नहीं बनी है। उसकी स्टोरी है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सीईओ बनने के लिए दो एग्जीक्यूटिव किस प्रकार से लड़ते हैं। एक होता है प्रोडक्शन मैनेजर, एक होता है मार्केटिंग मैनेजर। दोनों दोस्त थे किसी ज़माने में, दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों तेज़ी से आगे बढ़ते जाते हैं, और अंत में वो पहुंच जाते हैं कि अब एक जगह पर सीईओ की पोजीशन लेनी उन दोनों में से किसी एक को मिलेगी। तो चूंकि जैसे कहा जाता है लव में साम दाम दंड भेद, एवरीथिंग इज अवेलेबल और अप्रूव्ड इन लव एंड वॉर, उसी तरह से एवरीथिंग इज जायज लेजिटिमेट इन लव वॉर एंड बिजनेस। तो उसमें जो वो दोस्त थे, उसमें जो मैनेजमेंट का लोग होता है, वो क्या करता है कि वो कहता है ये जो प्रोडक्शन वाला आगे नहीं बढ़ जाए तो उसके प्रोडक्शन के में जो मजदूर होते हैं, उसके मजदूर के नेता से मिलकर उसमें हड़ताल करवा देता है, और बहुत दिनों तक हड़ताल चलती है, जिससे उसका प्रोडक्शन गिर जाता है, और उस मैनेजर होता है, प्रोडक्शन का जो हेड होता है, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, और सीईओ वो मार्केटिंग वाला बन जाता है। लेकिन जब वो कुर्सी के पास जाता है तब वो उसको याद आता है तब वो उसको लगता है उसने बहुत गलत किया, अनएथिकल वे था। इस पर वो पुस्तक खत्म होती है, सीमाबद्ध। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आर्ट ऑफ वॉर, ये आज मैनेजमेंट में काम आती है। इन 13 अध्यायों से क्या चीज़ सीख सकते हैं, मैनेजमेंट में क्या सीखी जाती है, वो 3-4 बातें हैं जिसको हम देखें तो आप इसको समझ पाएंगे। सबसे पहली बात है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए, बिजनेस में जाने के लिए ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी दुकान खोल दे, कोई भी नया लॉन्च कर दे अपना प्रोडक्ट। उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, उसको मार्केट का अनुभव होना चाहिए, मार्केट की रिसर्च उसके पास होनी चाहिए। बिना रिसर्च किए आप कुछ खोल दें तो चलेगा नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है, वो है एप्पल का। एप्पल ने जब आईफोन लॉन्च किया 2006 में, उससे पहले उसने मार्केट में कई तरह के प्रयोग किए और मार्केट में देखने की कोशिश की कि भाई क्या चल सकता है, क्या नीड है मार्केट की, लोग चाहते क्या है, ज़रूरी नहीं है, लोगों की नीड क्या है। तो उसने कहा लोगों की नीड ये है कि भाई बात कर ले और उसमें वो भी देख ले, इंटरनेट में देख भी ले, एक इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ चाहते हैं वो, ये नीड है। वो कह नहीं पा रहे जनता, किसी ने कहा थोड़ी था कि एप्पल आईफोन बनाओ, कोई डिमांड थोड़ी आई थी, लेकिन उसने प्रयोग ये किया क्योंकि मार्केट में जाने पर उसको मालूम पड़ा कि इसकी नीड ये है। सो पहली ये आर्ट ऑफ वॉर से प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें है कि युद्ध में जाने से पहले आप मालूम करो कि युद्ध में क्या स्थिति है, कहाँ पर युद्ध हो रहा है, बारिश तो नहीं होगी, सेना कहाँ खड़ी होगी, दूसरों की सेना क्या कर रही है, हमारे पास हथियार कितने हैं, हमको कोई सहायता कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा समय युद्ध करने का बेहतर रहेगा, गर्मियाँ, सर्दियाँ, बारिश। इन सब बातों को ध्यान में रखकर युद्ध किया जाना चाहिए। सो इट इज़ व्हाट वी कॉल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कि आप नदी के किनारे लड़ रहे हो तो नदी, बारिश आने वाली हो तो बाढ़ आ जाए नदी में, तो आप ऊपरी तट पर होने चाहिए, निचले वाले तट पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप निचले तट पर हो, जैसा कि हुमायूं के साथ हुआ था कि वो निचले तट पर था तो बाढ़ आ गई तो उसको भागना पड़ा, वो हार गया, और बाद में बहुत वर्षों तक वो भागता रहा, 15 साल तक, 1540 से 1555 तक। तो ये
पहला सूत्र है जो आर्ट ऑफ वॉर से हमें मिलता है, जो मैनेजमेंट में लागू होता है। दूसरा सूत्र है लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। ये वो सूत्र है जिसको नेपोलियन ने सबसे ज़्यादा काम में लिया था। देखिए, किसी भी कंपनी के विजय होने, मार्केट में फैलने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है उसका लीडर कैसा है। क्या वो लीडर इंस्पायर्ड करता है अपने मैनेजमेंट टीम को, या वो बॉस है। देखिए, बॉस और लीडर में अंतर होता है। बॉस वो होता है जो कि ऑर्डर देता है और कहता है इम्प्लीमेंट करो, ब्यूरोक्रेटिक होता है। ब्यूरोक्रेसी में सारे बॉस होते हैं, उसमें लीडर नहीं होते। लीडर पॉलिटिक्स में होते हैं। वो इंस्पायर करते हैं लोगों को, उनके साथ भी चलते हैं, उनको अपने साथ लेके चलते हैं। वो मैनेजमेंट, वो टैलेंट को ढूंढते हैं और उसको यूज़ करना जानते हैं और ट्रस्ट करते हैं अपने लोगों को, और लोगों को उस पर ट्रस्ट होता है कि अगर हमको मुसीबत हुई तो ये हमारी मदद करेगा। ये सब बातें मिलकर लीडरशिप बनाती है। तो लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। वॉर में तो काम आती है, युद्ध में तो बहुत ज़रूरी है लीडर। मिलिट्री का जनरल कैसा है, उस पर जो टीम होती है, जो आपकी सेना होती है, वो उसी पर निर्भर करती है। लीडर लिबरल होना चाहिए, लीडर के प्रति आपकी श्रद्धा भाव होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, बड़ी सोच वाला होना चाहिए, छोटा आदमी नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, एक चुटकुला ही है कि एक बार कोई मिलिट्री कैंप में दो रंगरूट थे नए, रात को अंधेरे में सिगरेट पीना चाह रहे थे। तो सिगरेट लेके निकाली, इन्होंने देखा कि माचिस नहीं थी। उतने में कोई एक आदमी उधर से निकला, कोई एक दूसरा पुलिस, वो मिलिट्री का व्यक्ति था। तो उन्होंने, अंधेरे में दिखा नहीं कौन था, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे पास वो लाइटर है क्या, माचिस है क्या? तो उसने कहा हाँ है। तो उसने माचिस निकाली और उनको दी, या लाइटर दिया। लाइटर से उन्होंने अपनी सिगरेट सुलगाई, तो उस प्रकाश में, लाइटर के जो आग से, उन्होंने उसके तगमा, वो जो तमगा लिखा हुआ होता है, वो उनको दिखा। उसको देखते उनके हाथ से सिगरेट छूट गई, क्योंकि वो तो जनरल का था। मतलब आप जानते हैं पुलिस में और मिलिट्री में तो इसी से पहचान होती है कि आपके कौन से स्टार है। तो स्टार देख तो उसको लगा ये तो जनरल है, तो घबरा गए दोनों, और ये तो अब तो सस्पेंड हो गया, तो टर्मिनेट हो जाएंगे हम। जनरल से सिगरेट के लाइटर मांग रहे हैं। जनरल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने कहा अरे बेटा कोई बात नहीं, पी लो सिगरेट, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना किसी कैप्टन से मत मांग लेना, नहीं तो वो सस्पेंड करवा देगा तुमको, मैं तो जनरल हूँ। यानी किसी लोएस्ट ब्यूरोक्रेटिक जो ऑफिसर है, वो बहुत कड़क होगा। मैंने तो बहुत दुनिया देख ली है, तो मैं तो बड़ा लिबरल हो चुका हूँ। तो लीडर ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, जिसके प्रति ट्रस्ट उत्पन्न हो। तो वो वॉर में भी काम आता है और मैनेजमेंट में भी काम आता है। तीसरी बात इस पर समझ सकते हैं कि इसमें नो योर सेल्फ एंड नो योर कॉम्पिटिटर्स। केवल खुद को पहचानना जरूरी नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छा कोटेशन है जिसको कोट किया जाता है क्लासेस में, वो है कि नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी। खुद को जानना पहले, यानी खुद की कैपेसिटी क्या है वो जानना। हमारे पास कितने बम हैं, हमारे पास कितने तोपें हैं, हमारे पास कितने हवाई जहाज है, हमारे पास कितने मिसाइल्स है, हमारी कितनी सेना है। पहले तो खुद को तो स्ट्रेंथ तो पता हो, और फिर हमको दूसरे की भी पता होनी चाहिए। खुद के पता होने से क्या होता है, जब तक दोनों के बारे में आपको पुख्ता जानकारी नहीं है, तब तक आपको युद्ध में नहीं जाना चाहिए। यही मैनेजमेंट में, कि आपने नया फ़ोन आप लॉन्च कर रहे हो, तो आपके कॉम्पिटिटर्स क्या है, वो किस किस जगह पर उनके फ़ोन बिकते हैं, कौन किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी है, इसका ज्ञान अगर आपको नहीं है तो आप उस मार्केट में कैप्चर नहीं कर सकते। जिसको उसका ज्ञान होता है वो जल्दी कैप्चर करता है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, बहुत सारे नए नए जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे एप्पल का उदाहरण मैं देता हूँ बार बार, कि एप्पल पूरी तरह से छा गया, क्योंकि उसने स्ट्रेटेजिकली ये देखा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारा स्ट्रेंथ ये है, जो शुरुआत में थी, अब तो खैर थोड़ी कम हो गई क्योंकि अब तो सब में हो गया, वो ये था कि एप्पल में वायरस नहीं आते। एप्पल ने जो सबसे पहला पॉइंट जिसके आधार पर एप्पल प्रचलित हुआ और लोकप्रिय बना, वो ये था कि एंड्रॉयड के फ़ोन में तो वायरस आते हैं, एप्पल में वायरस नहीं आता जल्दी से, एप्पल ख़राब नहीं होता। तो लोगों ने कहा कि जिनको ऐसा चाहिए फ़ोन जिसमें वायरस नहीं आए, बार बार ठीक कराने नहीं जाना पड़े, वो लेना चाहिए। आज तो खैर एंड्रॉयड भी फ़ोन ऐसे हो गए हैं, अब
तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन शुरुआत में उसका यूएसपी ये था, उसकी जो स्क्रीन है वो बहुत सॉफ्ट है, अब भी है तब से, और वायरस नहीं आता था, बड़ा कॉम्पैक्ट है। तो ये अपनी स्ट्रेंथ और दूसरे की स्ट्रेंथ दोनों मालूम होनी चाहिए। चौथी बात, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। आप मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं कि आप क्या काम करोगे, आपने कारें बेचनी है आपको, तो आपके पास कितने डीलर्स हैं, उन डीलर्स के पास क्या रिसोर्सेज हैं, उनके कितने कॉन्टैक्ट हैं, कितने बड़े बड़े ऑर्डर आपके पास आ सकते हैं, उन सब रिसोर्सेज को टैप करना और उसके अनुरूप अपनी स्ट्रेटजी बनाना, ये जीतने का निशानी है। ये चाहे युद्ध हो, युद्ध में आपको कहाँ से सप्लाई मिल सकती है, कौन आपके दोस्त हैं, कौन दोस्त बन सकते हैं, आपके शत्रु के कौन शत्रु हैं, उनसे आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये युद्ध में काम आता है। यही आपके मैनेजमेंट में और बिजनेस में काम आता है। इसी प्रकार से आपके चेंज करना आपको आना चाहिए, यानी आप रिजिड नहीं होने चाहिए। अगर आप रिजिड हैं काम करने में और आप कह रहे हैं भाई मैं तो ऐसे ही करूँगा, चेंज नहीं करूँगा खुद को, तो आप असफल हो जाओगे। युद्ध में भी हो जाओगे, कई बार रिट्रीट करना पड़ता है, आपको पीछे आना पड़ता है, आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, आपको हार मान के सरेंडर भी करना पड़ता है कई बार टेम्परली, लेकिन आपका मुल्क उद्देश्य वॉर को जीतने में रहता है। ऐसे ही मार्केट में ये सिखाया जाता है कि आपको कभी लगे कि आपके प्रोडक्ट पिट रहा है तो आप उसको विड्रॉ कर लें, उसमें इम्प्रूव करें, मालूम करें कि भाई क्यों पिट रहा है, दूसरा प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है ज़्यादा, उसको खोजें और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये कुछ बातें हैं जो सीखने की है। और एक सबसे पहले उदाहरण मैंने आपको दिया ही था डिसिप्लिन का, कि जो लाइन ऑफ कमांड जिसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज में, वो लाइन ऑफ कमांड आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो बॉस ने कहा है, सबसे बड़ा ऊपर जो बॉस है उसको और किसी बात से मतलब नहीं होता, जो राजा है उसको, वो तो कहता है कि मेरे को युद्ध जीतना है बस, और उसके लिए मैंने तुमको सारी सुविधाएं देने को तैयार हूँ, सारी फ्रीडम देने को तैयार हूँ, बस मेरे को तो युद्ध जीत के लाओ आओ। ऐसे मैनेजमेंट का, मैं सीईओ जो होता है कंपनी का, वो कहता है भाई मैं कार बेचने वाला है, तो मेरे तो कार बेच के लाओ, आप आओ, क्या कर रहे हो ये मुझे नहीं पता, मुझे आके मत बताओ, मैंने आपको फ्री हैंड दे रखा है। तो इसलिए ये आर्ट ऑफ वॉर जो किताब है, ये इतनी पॉपुलर हुई है, आजकल मैनेजमेंट में इसको पढ़ाया जाता है, और जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए, जो सिद्धांत बताए, वो मैनेजमेंट में भी उतने लागू होते हैं जितने कि युद्ध में लागू होते हैं। ठीक है, नमस्कार।